Hi guys, so this is our first lecture on probability. Although हम लोगों ने इसी सीरीज में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को पांच हिस्सों में यानी कि पांच अलग अलग लेक्चर्स में उसको डिवाइड करके अच्छे से पढ़ लिया है। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो थॉट प्रोसेस आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो डेवलप किया था उसी थॉट प्रोसेस की ज़रूरत आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे यू विल गेट टू नो। नाइस, अगेन इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज जो है हमारा पहला टॉपिक है या पहला उस टॉपिक का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, बेसिक नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और किस तरह से आप डील करते हैं। ठीक है, आई होप यू नो जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन आता है और कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज़ डेफिनेटली राइट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चंस, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल स्टार्ट विद माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज दीपक जरियाल and I'm MBA from Symbiosis and I've done my MSc in Physics. I've been scoring more than 99 percentile in the section that I teach since 2007, and I started teaching in 2006 guys, so it has been 14 plus fruitful experience of being a teacher as well as exam giver myself. Now why do I give exam myself? Because I want to understand what a student goes through in the examination hall, क्योंकि knowledge तो सबके पास है बट जब एक टाइम्ड फॉर्मेट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यू बिहेव इन अ सर्टन वे। यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप किया जाए तो एग्जाम दे के ही एक बार समझ में आता है। तो इसलिए आई बिन गिविंग दिस एग्जाम और उसी थॉट प्रोसेस जो मैंने सीखा है उस चीज़ को आई ट्राई टू इनकलकेट इन माई टीचिंग मेथोडोलॉजीज। ठीक है, सो आप और हम जुड़ कैसे सकते हैं, आपको सिर्फ करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर और वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ना। मेरा सजेशन है कि अगर आप प्ले स्टोर पे जाके पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस एक बार अटेंड करके देखिए सो दैट यू अंडरस्टैंड दी है किस तरह से पूरा जो है स्ट्रक्चर काम करता है। आपको एक बार वो समझ में आ गया और आप एक सीरियस कैंडिडेट बन गए एंड यू स्टार्ट एमिंग एट द नेक्स्ट ईयर्स एडमिशन या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स एडमिशन, देन आई वुड रिकमेंड यू ज्वाइन प्लस। ठीक है, तो जब आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो ऑफकोर्स जो गोल होगा दैट वुड बी कैट, क्योंकि कैट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जहाँ पे जिसके लिए पढ़ाई करते वक्त हम बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की इजीली तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू एमबीए। जैसे कि हम बात करें एग्जाम लाइक जैट, देन आईएफटी, अपना स्नैप, महाराष्ट्र सीईटी, ये सारे एग्जाम्स विल बी इजीली टेकन केयर ऑफ विद द सिंपल प्रिपरेशन ऑफ कैट। नाउ टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें जो ये इस एग्ज़ाम में यानी कि कैट में जो तीन सेक्शंस आते हैं, नेमली क्यूए, डीआईएलआर एंड वर्बल, ये जो तीन सेक्शंस आते हैं ये तीन सेक्शंस हर एक एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का इंटीग्रल पार्ट होता है ना। इनके बाद इनके अलावा जो जो चीज़ें आती हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो ये जो तीन एक मेजर पोर्शन जो है आप कैट के पढ़ाई करते वक्त इन सारे एग्जाम्स के लिए इजीली कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैट में जो अलग चीज़ आती है अलॉन्ग विद दीज थ्री सेक्शंस होती है डिसीजन मेकिंग, आईएफटी में देयर इज जनरल नॉलेज, स्नैप में पहले जनरल नॉलेज हुआ करता था अब नहीं होता है, महाराष्ट्र सीईटी में देयर इज विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ी ये जो अलग अलग चीज़ें इनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो जो मेजर चंक है वो आपका इजीली कवर हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। और इन सारे एग्जाम्स का टाइमलाइन अलग अलग होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि कैट है आपका नवंबर में, जैट है जनवरी में, आईएफटी और कैट के बीच में एक वीक का डिफरेंस होता है। ठीक है, स्नैप इस बार तो दिसंबर और जनवरी में स्प्लिट है बट जनरली स्नैप होता है दिसंबर में। ठीक है, और महाराष्ट्र सीईटी होता है मार्च में। तो ये सारे एग्जाम्स की इनकी टाइमलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि अगर गॉड फॉरबिड अगर आपका कैट किसी हिसाब से अगर बिगड़ जाता है तो बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स भी लाइंड अप है एक एक दो दो महीने के गैप पे, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस इन एग्जाम्स के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं अपने कॉलेज में एमबीए कोर्सेज में एडमिशन देने के लिए। ठीक है, सो यू कैन सीरियसली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कैट सो दैट ना बाकी एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि एक फॉर्म बनने से बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की आपकी इजीली प्रिपरेशन हो जा रही है। व्हेन यू सब्सक्राइब तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको पिकअप करना है लेट मी जस्ट गाइड यू। आप अगर आप कैट 2021 देख रहे हैं, बिकॉज कैट 2020 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, अगर आप कैट 2020 देख रहे हैं
देन 2021 देख रहे हैं, तब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा 24 मंथ्स का कोर्स। बिकॉज आप प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे, सो व्हाट वाज योर टाइमलाइन गाइस, आपने टाइमलाइन देखिए कि ऑल दो नवंबर नेक्स्ट ईयर तक तो हम लोग साथ में रहना ही है, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के मार्च तक भी हमें साथ में रहना है, क्योंकि और वो तो सिर्फ रिटन पार्ट है, और उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज, ये सब भी तैयारी हो जाएगी। तो इफ आई गो बाय माय एक्सपीरियंस, इफ यू वांट टू टेक माय वर्ड फॉर इट, सो इफ यू वांट टू टेक माय वर्ड फॉर इट, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि यार नेक्स्ट ईयर मई तक तो हमें एटलीस्ट साथ में होना ही चाहिए, ठीक है, सो दैट आपका जो है एंड टू एंड प्रिपरेशन हो जाए। तो इसलिए हम रिकमेंडिंग फॉर कैट 2021 एस्पिरेंट्स 24 मंथ्स का कोर्स। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप पिकअप करें, अगर आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ चाहिए तो यू कैन यूज द कोड DJ10। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक, और टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको कंफ्यूजन भी इसमें हो जाता है साथ साथ में, लेकिन अगर आपको इसका एक जो बेसिक थॉट प्रोसेस है, सो कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को टेक ऑफ करेंगे, कि कहाँ से आप क्वेश्चन को पिकअप करेंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे, और क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए वाइल डीलिंग विद क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, वो एक बार आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी, और थोड़ी सी इसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट इस एग्जाम की जो वेटेज है इन द एग्जाम, इस टॉपिक का जो वेटेज है लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस मैक्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है ना। क्वेश्चंस इजी भी हो सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं, बट अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ऑलराइट, सो करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली करते क्या है। We try to find out the chances of getting a desired outcome। कोई भी आउटकम हमें चाहिए, ठीक है, तो उस जो भी आउटकम चाहिए उसके होने के क्या चांसेस हैं। गाइस हम लोग भविष्यवाणी करने की बात नहीं कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा, आप सिर्फ चांसेस पता करते हैं कि क्या हो सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा। सब कुछ डेटा निकालते हैं, उस डेटा के बेसिस पे आप अपने चांसेस निकाल सकते हो। आप चांसेस मतलब इसको ऐसे गट फीलिंग के बेसिस पे आप चांसेस नहीं निकालते हो, तो चांसेस आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डेटा। तो कोई भी एक आउटकम उस जो भी आपको चाहिए उसके चांसेस क्या हैं, तो वो तभी बात कर पाएंगे अगर उस पर्टिकुलर केस में ना एक से ज्यादा आउटकम्स आर पॉसिबल। जैसे कि अगर आप ये कहें कि अगर आपको मैं एक फैक्चुअल केस दे दूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द ईस्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द ईस्ट, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि 4 डायरेक्शंस हैं और ईस्ट मेरी फेवरेट डायरेक्शन हो गई तो 1/4, तो वह ईस्ट इज माई डिजायर्ड आउटकम, सो 1/4, सो कैन वी से इट इज 25%। तो क्या कल 25% चांस है सूरज ईस्ट से उगेगा? ऐसा तो ऑफकोर्स नहीं है। तो ये फैक्चुअल केस हो गया। तो बोलते हैं जब एक से ज्यादा आउटकम्स आर पॉसिबल, तब हम क्या कहेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि आपने जो भी हमको चाहिए उसमें उस काम को होने के क्या चांसेस हैं। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट द चांसेस, और कह लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर डिजायर्ड आउटकम। ऑलराइट, तो कैसे पता करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किस जो जो अपने टिपिकल केसेस बनते हैं प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में, वो किस तरह के बनते हैं, इधर रोल अ डाइस, या फिर कार्ड शफल करते हैं, या फिर कॉइन फ्लिप करते हैं। सो जब भी मेरे पास एक से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल होंगे, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू फाइंड आउट दी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। और उसके बाद हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि उसमें इनमें से अपने जो है फेवरेबल आउटकम्स कितनी बार हुए। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स को वो क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस भी कह देते हैं। दिस इज सैंपल स्पेस, ठीक है। तो गाइस जब भी मैं बात कर रहा था ना कि जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको आएगा, तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि मेरा सैंपल स्पेस क्या है। तो आप ये सोचने से पहले आप ये सोचेंगे कि मेरा सैंपल स्पेस क्या है, कि क्या क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ना एकदम एग्जॉस्टिव तरीके से सोचना पड़ेगा। एग्जॉस्टिव मतलब सारे के सारे पॉसिबिलिटीज अपने दिमाग में खोल कर रख दीजिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सारे पॉसिबिलिटीज जब आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी बार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाइस रोल किया है, तो ऑफकोर्स मान लीजिए 4 आने के चांसेस, मतलब ऊपर जो आउटकम है 4 आने के चांसेस क्या होंगे। तो जब डाइस रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6, तो 4 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम्स हो सकते थे। तो 4 तो एक ही बार है ना गाइस, तो आउट ऑफ दिस 6 पॉसिबिलिटीज देयर इज वन केस आउट ऑफ विच 4 इज देयर, तो 1 आउट ऑफ 6, ठीक है, इज द चांसेस ऑफ गेटिंग 4। वहीं पे 2 आने के चांसेस भी कितने हो जाएंगे, 1/6। वहीं पे 3 आने के चांसेस भी कितने हो जाएंगे, 1/6। आई होप यू गेटिंग दिस। बट वहीं पे अगर आपको मैंने एक ऐसा डाइस दे दिया, थोड़ा खराब सा डाइस दे दिया, खराब डाइस मतलब
है ना, थोड़ा सा अलग से प्लानिंग है, मतलब इसके ना हर जगह पे वन प्रिंटेड है और एक जगह पे ना लेट्स से टू प्रिंटेड है, ऐसा करके एक जगह पे टू है और बाकी सब जगह पे वन 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 वन। नाउ आपके टोटल या आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन क्या होगा? तो पहले केस में जब जब आपकी डाइस नॉर्मल होती थी तो गेटिंग ए वन इज उसके चांसेस क्या होते थे 1/6। लेकिन अब एक ऐसा डाइस दे दिया जहां पे 5 जगह पे वन प्रिंटेड लेकिन एक जगह पे टू प्रिंटेड है, अब वन आने के चांसेस क्या होंगे? तो आप बोलेंगे यार टोटल तो 6 पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, बट उसमें से 5 बार ऐसा है क्योंकि क्या है गाइस, वन 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 एंड टू, है ना, यही पॉसिबिलिटीज है ना। तब देखिए तो मेरे पास जो 5 है वो कितनी बार है आउट ऑफ दिस 6 केसेस, सॉरी एक जो है वो कितनी बार है, 5 बार है, तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन। तो जो लाइकलीनेस है गाइस, द वर्ड इज लाइकलीनेस, है ना, प्रोबेबिलिटी की भाषा में लाइकलीनेस, लाइकलीनेस ऑफ द आउटकम या जो फेवरेबल आउटकम है आपको देखनी पड़ती है कि कितनी बार वो लाइकलीनेस है उसका। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ये बोल देंगे ना गाइस कि आप सोचेंगे तो ये भी सोच सकते थे कि अगर 5 जगह पे वन प्रिंटेड और एक जगह पे टू प्रिंटेड है तो व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग वन, तो आप ये बोल सकते हैं यार दो ही तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उसमें से 1/2 ऐसे लिख देंगे, तो इस कैन बी से द 50% चांसेस ऑफ गेटिंग वन? ऑफ कोर्स नहीं है ना, देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग वन एज कंपेयर टू टू। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि उसमें जो जो आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे, उसी में से ये कितनी बार है, बट उसका आपको क्या दे देना है, वेटेज दे देना। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो मैं हटाता हूँ और लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट कि जब भी आप किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा या फिर वन से छोटा होगा या फिर वन के बराबर होगा। कैसे? ऑब्वियसली गाइस जब आपका सैंपल स्पेस है, जो भी आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स देख रहे हो उसमें से आपका फेवरेबल आउटकम एक भी नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास बैग फुल ऑफ मार्बल्स हैं, सारे के सारे जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही हैं, अगर मैंने आग बंद करके एक मार्बल निकाला, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग पिंक मार्बल? तो आप ये बोल सकते हो, अभी आपको पता है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसमें तो पिंक एक भी नहीं है, तो फेवरेबल इज जीरो आउट ऑफ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज हाउ मच, जीरो। और वहीं पे मैंने बोला कि एक मार्बल एक बैग है जिसमें ना कंचे हैं, मतलब सारे सारे काले कलर के कंचे हैं। तो अगर देर ऑल ब्लैक मार्बल्स, तो इफ आई टेक आउट ए मार्बल आउट ऑफ इट, वुड इट बी ब्लैक? व्हाट आर चांसेस ऑफ इट बीइंग ब्लैक? तो आपने देखा कि जो सारे के सारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो सारे के सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स के बराबर ही है। तो यानी कि दिस एंड दिस दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, वन। इसको आप इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि दिस वुड नेवर हैपन, जीरो रिप्रेजेंट्स, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है दैट मींस इट वुड नेवर हैपन, एंड वन मतलब इट विल ऑलवेज हैपन, राइट, डेफिनेटली हैपन। ठीक है, तो गाइस बात भी सही है ना कि जो आपकी कभी भी जो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा नेवर से ऑलवेज के बीच में होती है, या तो कभी नहीं होगा या तो डेफिनेटली होगा, या फिर अगर आप सोचें अगर आप परसेंटेज में ले लें तो या तो 0% चांस है या फिर 100% चांस है, या फिर जीरो से ऊपर चांस होगा या फिर 40%, 30%, 20%, 55%, 70%, 90% या फिर 100% चांस हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है इट विल ऑलवेज बी बिटवीन जीरो एंड वन। ठीक है, सो वन वुड मीन कि द इवेंट वुड डेफिनेटली टेक प्लेस। ठीक है ना, कुछ केसेस होते हैं जहां पे ना आप जो इवेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनके बारे में बात करना जरूरी है। यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ना साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉइन टॉस कर ले लीजिए, इफ आई टॉस ए कॉइन, तो व्हाट इज चांसेस ऑफ गेटिंग हेड? हेड आने के चांसेस कितने होंगे? तो बोलेंगे 1/2। टेल आने के चांसेस कितने होंगे? 1/2। तो हेड आने के चांसेस भी 1/2, टेल आने के चांसेस भी 1/2। तो क्या हेड और टेल साथ में हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, तो दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई रोल अ डाइस, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? तो 3 आउट ऑफ 6। व्हाट आर चांसेस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? 3 आउट ऑफ 6। तो दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी ना, या तो ऑड आएगा तो इवन आएगा। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। नो, जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, उन सबका जो टोटल है गाइस, इट विल बी इक्वल टू वन। द वन जो होता है ना वो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं ना, यार जब भी किसी कॉइन को फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इधर हेड और टेल, राइट। तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो वन मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। सो अगर मतलब इस चीज को आप लोग यूज भी कर सकते हो टू फाइंड आउट दी शॉर्टर पॉसिबिलिटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट अ क्वेश्चन हियर ओनली,
मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉइन को आपने 3 बार फ्लिप किया, तो 3 बार फ्लिप किया तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल, और उसके बाद टेल टेल टेल, है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आउटकम्स, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा यार, या तो देखो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। सो एटलीस्ट वन हेड में क्या कर सकता हूँ यार कि एक बार हेड आएगा, 2 बार, 3 बार, 2 बार आ सकता है, या फिर 2 बार आ सकता है, या फिर 3 बार आ सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे केसेस निकालने पड़ेंगे। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं इन सब का जो टोटल होगा वो वन के बराबर ही होगा। तो वन में से अगर मैं वो वाले केस हटा दूं जब एक भी बार हेड नहीं, यानी कि तीनों बार टेल, जैसे कि अगर ये वाला केस हटा दिया जाए तो बचेगा कौन से केसेस जहां पे कम से कम एक बार तो हेड होगा ही। तो वन माइनस दोज केसेस जहां पे तीनों बार टेल होगा। तो तीनों बार टेल क्या चांसेस क्या है, 1/2 1/2 1/2। सो वन टेल आने चांसेस तो ऑफकोर्स 1/2 है। तो क्या बन गया, 1 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 7/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड वुड बिकम 7/8। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को ना आप इस पर्सपेक्टिव से भी निकाल के देख सकते हैं, सो दैट थिंग्स बिकम easier for you. I hope it is clear. Now let's try to look at some very easy questions, so that चीजें को धीरे धीरे वहां से build up करने की कोशिश करते हैं. So we've got 2 dice rolled simultaneously. Find the probability that one of them shows a number which is at least 4 and other shows a number which is at most 3. So guys, I hope you pause the video, try the question on your own, and then come back to the video once again. आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कितने डाइस रोल कर रहे हैं गाइस, 2। सो देयर आर 2 डाइस D1 एंड D2 बीइंग रोल्ड। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जैसे आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि यार देखिए अगर आप 1 बाय 1 भी काउंट करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो सकते हैं फर्स्ट डाइस में, और सेकंड डाइस में भी यही सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, या फिर 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5, या फिर 1 6 हो सकता है। वैसे ही 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे हो सकता है। तो एक से छह पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं। सो दूसरे से भी 6, तीसरे से भी 6, तो 6 से कितने बनेंगे, 6 टाइम्स 6। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर गोइंग टू बी 6 टाइम्स 6, है ना। तो ये सबसे पहले काम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। वंस इट इज क्लियर, अब आप देखिए कि यार मेरे से पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम शोज अ नंबर व्हिच इज एटलीस्ट 4। तो मेरे पास दो आउटकम्स आने चाहिए। वन ऑफ देम शोज अ नंबर व्हिच इज एटलीस्ट 4 एंड अदर वन शोज अ नंबर व्हिच इज एट मोस्ट 3। सो एटलीस्ट 4 यानी कि या तो यहाँ पे 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। और एट मोस्ट 3 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। लेकिन यार कॉम्बिनेशंस बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि यार दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 या 2 या 3। यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी 1 2 3 हो सकता है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 हो सकता है। तो 1 से 3, तो 3 से कितने भाई, देयर वुड बी 9 पॉसिबल आउटकम्स गाइस। So out of these 36 cases, there are 9 such cases जहां पे इस तरह की आपकी कहानी बनेगी, ठीक है। So 9 out of 36, which is of course 1/4 is your answer. Guys, I hope it is clear. ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन या इस सॉल्यूशन को लेके अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आप देखिए कि यार यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप गलत थे, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए था। क्वेश्चन ये होना चाहिए था गाइस कि आप ये देखिए कि आपने ये कहा कि 4 5 6 एंड 1 2 3 आंसर आ गया 1/4। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था। अगर एक क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया तो लेट आई वांटेड यू टू थिंक दिस वे, क्योंकि मैंने कहा ये दो डाइसेस अलग अलग है। तो ये जो हमने लिखा है ना 4 5 6 एंड 1 2 3, इसमें हमने सिर्फ ये अज्यूम किया है कि पहले वाले डाइस में 4 बाई 6 और दूसरे वाले डाइस में 1 2 3। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दूसरे डाइस में 1 2 3 हो सकते थे और पहले वाले डाइस में 1 2 3 हो सकता था, या फिर दूसरे वाले डाइस में 4 5 6 हो सकता था। सो ये भी एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी बन जाएगा।
तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट वुड बी टाइम्स 2, यानी यहाँ पे इवेंचुअल आंसर होगा 1/2। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो है D1 D2 क्योंकि डाइसेस अलग अलग हैं, तो वन ऑफ देम शोज अ नंबर विच इज एटलीस्ट 4, लेकिन ये थोड़ी बोला कि विच वन, फर्स्ट वन शोज एंड द सेकंड वन शोज, ऐसा थोड़ी बोला है, मतलब वन ऑफ देम शोज, विच वन दैट इज नॉट क्लियर, इसलिए हमको दोनों पॉसिबिलिटीज लेने पड़ेंगे, या तो ये होगा और दिस होगा। और आपको पता है इस और के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर्स अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, या फिर अनअकैडमी जस्ट कैट पे जाके दीपक सर पे भी, जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो वी गॉट टू डाइस rolled simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers on them is not 8 यार? I hope you आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए, then try on your own, then you come back to the question. आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा। सो मेरे पास अगेन फिर से दो डाइस हैं, D1 एंड D2, D1 and D2, right? Now find the probability that the sum of the numbers on them is not 8 guys. नॉट 8 यानी कि कितने ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आएंगे, ये थोड़ी लिखा है कि व्हाट इज द सम दैट इज रिक्वायर्ड। वो 2 3 4 5 6 7 9 12 तक कुछ भी केसेस बन सकते, तो इतने ज्यादा केसेस बन रहे हैं, राइट? नाउ जैसे आपको पता है ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, या तो सम 2 होगा, या तो सम 3 होगा, या तो सम 4 होगा, या फिर सम 11 होगा। ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या बात की, अगर इन सब का जो टोटल वो 1 होने वाला है, आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सारे केसेस का सम टोटल 1 होता है। तो 1 में से अगर मैं वो वाले केसेस हटा दूं जहां पे सम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 8, तब हमारा काम बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मेरा सम जो है 8 लाना है, तो D1 प्लस D2 शुड बी इक्वल टू 8। तो 8 लाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो मैं 1/7 ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज डाइट में तो होते ही 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 6 हो सकता है, बट गाइस आपने प्रीवियस क्वेश्चन से समझ लिया होगा कि 2 6 हो सकता है, तो 6 2 भी हो सकता था, क्योंकि ये थोड़ी जरूरी थोड़ी कि D1 में ही 2 होगा, तो D2 में भी 2 हो सकता था। तो 2 6 या फिर 6 2 के इसके दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे, 3 5 5 3 के दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे, 4 4 का एक ही पॉसिबिलिटी होगा ना, राइट? ऐसा भी हो सकता है ये वाला 4 ये वाला 4, एक ही बात है। सो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 5 आउटकम्स आउट ऑफ 36 का। गाइस मैंने डायरेक्टली 36 लिख दिया है। आई होप इट इज नॉट एनी क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज जब दो डाइस रोल होंगे तो ऑफ कोर्स द टोटल पॉसिबल आउटकम्स वुड बी 36। सो 36 आउटकम्स में से 5 ऐसे आउटकम्स होंगे जहां पे सम एग्जैक्टली 8 होगा। तो 1 माइनस 5/36 कितना होता है गाइस? 31/36 ऐसे केसेस होंगे जहां पे सम इज नॉट गोइंग टू बी 8। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला जो केस है जो आपने समझा था, उसको यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई ऑन योर ओन, अपने पेज से ट्राई कीजिए, एंड ट्राई टू मैच अप विद योर आंसर। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर नहीं हो रहा है या उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अनअकैडमी जस्ट कैट चैनल पे भी आप मुझे आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं, या एनी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। ठीक है, सो तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, 3 फेयर डाइस आर रूल्ड। गाइस ये देखो ना कितना ज्यादा बात करते हैं ना हमेशा, फेयर डाइस, अनबायस्ड डाइस, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड इस तरह के क्वेश्चंस, ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर आउटकम के ऊपर ना वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कि यार ये पक्का आना चाहिए, मतलब आपके जो है इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड। सो मेरे पास है 3 डाइस, फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, सो 3। तो गाइस विदाउट मच फर्दर अडू, ठीक है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। ऑफ कोर्स सबने सही आंसर दे दिया होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वुड बी 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, कोर्स है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाई। अब देखिए गाइस, पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा क्या लिखता था, वन ऑफ देम इज दिस एंड अदर वन इज दिस, या अदर वन इज दिस, तो ये नहीं लिखता था कि कौन सा क्या। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही क्लियरफाई कर दिया है, फर्स्ट वन में कंपोजिट आना ही चाहिए, सेकेंड वन में ऑड नंबर आना चाहिए, और थर्ड वन में ऑड प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिट मेरे पास दो ही केसेस होते हैं, या फिर 4 या फिर 6। D2 जो डाइस नंबर 2 है उसमें क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, 1 3 या फिर 5 हो सकता था। D3 बोलता है ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर के नाम पे सिर्फ हमारे पास दो ही प्राइम नंबर है, ये सुनो। और इनकी क्या होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन आनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे 4 ही आएगा, यहाँ पे 4 6 हो सकता है, 1 3 5 हो सकते हैं। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स वुड बी
6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2. I hope it is clear, guys. So this is 12 by 216. Yes or no? So 12 ones are 12 and 96, 12 8 are 96. तो आंसर क्या बन जाएगा? 1 by 18. आई होप इट इज क्लियर गाइस. तो अभी आज जो टॉपिक का जो मेरा मकसद है उसमें ना आपको मैं सारी लैंग्वेजेस क्लियर कर देना चाहता हूँ, और जो छोटे छोटे पिटफॉल्स होते हैं जहां पे हम लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि वो D1 D2 के केस में हो गया, इधर जो है वहां पे वन ऑफ देम लिखा होगा तो अब आप ऑर्डर जो है मैटर करेगा आपको. यहाँ पे फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस इधर लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ता ना, कि मतलब वो आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि यार इसको इसके अलग अलग केसेस बनाने के हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया है कि फर्स्ट डाई में ऐसा है, सेकंड डाई में ऐसा है और थर्ड डाई में ऐसा है. आई होप इट इज क्लियर गाइस. ठीक है, अगर ये बात क्लियर है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूँ गाइस, प्लीज पोस्ट इट ऑन दी अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर का टेलीग्राम चैनल. ठीक है, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना. ये क्वेश्चन तीन पार्ट्स में है, तो उसको तीन पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़िए. तो फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन. तो वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. बहुत ही सिंपल सा केस है. Now two cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of cards. A well shuffled pack of cards. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन लेट मी, क्योंकि कई लोगों को पता होता है और कई लोगों को नहीं पता होता, बट एग्जाम में ना ये अज्यूम किया जाता है कि आपको पता है. ठीक है, तो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52, जिसमें से दो कलर्स होते हैं, रेड. चलो दिखाने के लिए मैं वो दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड या फिर ब्लैक. तो कितने कलर्स, कितने कार्ड्स होते हैं दोनों कलर में? रेड के कितने होते हैं? 26, और ब्लैक के भी कितने होंगे? 26. ठीक है, अभी रेड के दो अलग अलग सूट्स होते हैं, जो नोन एज हार्ट्स एंड डायमंड्स. हार्ट का शेप तो सारी दुनिया को पता है ना. डायमंड का शेप कैसा है? इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे 26 कार्ड्स को आपने 13 कार्ड्स में इस तरह से बांट दिया. ठीक है, और ब्लैक कार्ड्स में भी सेम कहानी है. ब्लैक भी दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, दिस आर नोन एज क्लब्स एंड स्पेड्स. क्लब का शेप इस तरह से है ना, दिस इज क्लब्स एंड दिस इज स्पेड्स. ठीक है, दिस इज स्पेड्स, और यहाँ पे भी 13 कार्ड्स हो जाएंगे. ठीक है, नाउ फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं. फेस कार्ड्स क्या होते हैं? किंग, क्वीन एंड जैक. ये बातें ध्यान रहे. सो फेस कार्ड्स आर किंग, क्वीन एंड जैक. ठीक है, वहीं पे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मेंशन भी है गाइस, व्हाट आर ऑनर कार्ड्स. ऑनर कार्ड्स जो होते हैं, दिस इज एस, यानी कि ए जहां पे लिखा होगा एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ये सारे क्या हैं? ऑनर कार्ड्स. इनको क्या बोल देते हैं? ऑनर कार्ड्स. ठीक है, तो आप ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है, बट कई लोगों को जनरली ये पता होता है. ठीक है, तो अगर नहीं पता तो आई थॉट कि आई विल लेट यू नो. ठीक है, तो ये पता चल गया कार्ड्स के बारे में. अगर कार्ड्स के बारे में क्लियर है तो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं. बोल रहा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग किंग्स. ठीक है, नाउ प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट. आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा. ठीक है, तो मैंने कहा था कि हमेशा किस बात पे जाएंगे सबसे पहले, जब भी प्रोबेबिलिटी का सवाल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाएगा, क्या फाइंड किया जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कि मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं. सो मेरे को फर्स्ट पता है कि 52 कार्ड्स हैं, और मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ टू कार्ड्स साइमल्टेनियसली. मैं दो कार्ड्स उठा रहा हूँ, वो कोई भी दो कार्ड्स हो सकते हैं. सो पिकअप टू पीपल आउट ऑफ 52 पीपल, या पिकअप टू कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स. तो कितने तरीके से हो सकता है? तो आप बोल देंगे 52C2. तो ये बन जाएगा आपका सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम. बिकॉज यहाँ पे जब हम 52C2 कह रहे थे, यानी कि यार दो कार्ड उठा लिए, मान लीजिए आपने सी P2 नहीं लेना ना, कई लोग गलती से पी ले लेते हैं, पर यहाँ पे सी होगा ना, क्योंकि ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता है. आपने किंग ऑफ हार्ट्स एंड किंग ऑफ डायमंड्स उठाया है, या फिर किंग ऑफ डायमंड्स एंड किंग ऑफ हार्ट्स उठाया, बट दोनों उठाए तो वही दोनों कार्ड है ना. तो कितने तरीके से आप दो अलग अलग कार्ड्स उठा सकते हैं? 52C2, दैट वुड बिकम योर सैंपल स्पेस. ठीक है, लेट्स ट्राई टू लुक एट योर क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग्स. तो आपको मैंने बताया था गाइस, देयर आर 4 सूट्स, और हर एक सूट में देयर इज वन किंग. ठीक है, तो मेरे पास हाउ मेनी किंग्स आर देयर? 4 किंग्स, और आपको चारों के चारों कार्ड्स में से, वो 4 किंग में से 2 किंग आने चाहिए. तो 4 में से 2 किंग कौन से हो सकते थे? कोई भी 2 किंग हो सकते थे. तो किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ स्पेड्स. तो पिकअप एनी टू.
तो 6 ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू किंग्स आप उठा सकते थे, बिकॉज हमसे ये नहीं कहा है कि कौन सा किंग। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4c2 would be your sample space, sorry 52c2 would be your sample space, and 4c2, इतने 4c2 केसेस ऐसे हैं आउट ऑफ दीज टोटल नंबर ऑफ केसेस जहां पे आपके क्या बन जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। 4 क्या है, चार किंग्स, क्योंकि चार सूट्स है ना, सूट्स बोलते हैं ना, किंग, डायमंड्स, हार्ट, स्पेड्स एंड क्लब्स, ये चार सूट्स हैं, और हर एक सूट में क्या है, एक एक किंग है, एक एक किंग है, एक क्वीन और एक जैक होता है, ठीक है। तो चार मेरे पास किंग्स हैं, चार में से कोई भी दो उठाइए, उसने ये थोड़ी बोला है कि यही वाला पर्टिकुलर किंग चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है गाइस, हो जाना चाहिए। बोल रहा है कि ऑनर्स होने चाहिए, आपको पता है कितने ऑनर कार्ड होंगे, हर एक सूट में चार ऑनर कार्ड्स होते हैं, आपको जस्ट मैंने बताया कि एस, किंग, क्वीन, जैक, ये डायमंड्स के भी होंगे, हार्ट्स के भी होंगे, स्पेड्स के भी होंगे, क्लब के भी होंगे, राइट। सो ऑनर कार्ड्स कितने होंगे, तो मेरे पास कार्ड्स कितने उठा रहा हूं मैं, बेसिकली दो कार्ड उठा रहा हूं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो सैंपल स्पेस तो यहाँ पे भी 52 रहेगा। नाउ ऑनर कार्ड्स होने चाहिए, लेकिन ऑनर कार्ड्स हैं कितने मेरे पास, ऑनर कार्ड्स हैं 16, ये चार सूट्स हैं और हर एक सूट में चार ऑनर कार्ड्स हैं, टोटल 16 कार्ड में से आपको कोई भी दो उठाना है। तो 16c2 upon 52c2 would become the sample space. 16c, this would become the probability of picking up an honor card, ठीक है। 52c2 is the sample space। तीसरा केस मैं ले लेता हूं यहाँ पे, तीसरा क्या है, ब्लैक ऑनर्स। ब्लैक ऑनर्स कौन से होते हैं यार, यानी कि क्लब्स के ही चाहिए और स्पेड्स के ही चाहिए ना, आपके क्लब्स मतलब ये वाला, वो जो पेड़ जैसा दिखता है ना, और ये पान का पत्ता टाइप, स्पेड्स है ना, क्लब्स एंड स्पेड्स। तो ब्लैक ऑनर्स, तो मेरे पास इसके भी चार होंगे और इसके भी चार होंगे, तो मेरे पास सैंपल स्पेस तो 52c2 ही रहा, बट ऊपर मेरे कितने रह गए, 8, क्योंकि अगर 8 मेरे पास कार्ड है, क्योंकि आपके जो दो ऑनर आने चाहिए वो दोनों के दोनों के होने चाहिए, ब्लैक ऑनर्स होने चाहिए। तो 8 ब्लैक ऑनर्स है टोटल, और उसमें से कोई भी आप दो उठा लीजिए। सो 18c2 आपका अपॉन 52c2 वुड बिकम योर आंसर, ठीक है। तो मैंने थोड़ा पॉज ले लेके बताया क्वेश्चन को, ताकि आप वन बाय वन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकें। तो बिफोर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अगर देख लिया, फिर सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उस वीडियो को पॉज कीजिए, देन यू लुक एट द क्वेश्चन, अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन व्हाट आई सेड एंड व्हाट यू डिड, ठीक है। अगर उसमें मिसमैच है या जो मैंने कहा वो आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सारे लोग, सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, सब लोग वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ आर हार्ट्स और बोथ आर डायमंड्स। कितना सिंपल सा सवाल है, ये सबसे हो जाना चाहिए। सो बोथ आर हार्ट्स या फिर बोथ आर डायमंड्स, गाइस ये ऑफ कोर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं गाइस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है कि नहीं, ऑफ कोर्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज ये दोनों साथ में हो ही नहीं सकते, है ना। ये बोथ कैन नॉट, कि दोनों हार्ट्स भी और दोनों कार्ड, दोनों डायमंड्स भी, ऑफ कोर्स आप दो ही कार्ड उठा रहे हो तो दोनों हार्ट्स होंगे या फिर दोनों डायमंड्स होंगे, तो दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो आपका आंसर बड़ी जल्दी से आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, मेरे पास टू कार्ड्स आर ड्रॉन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ऑफ कोर्स 52c2। तो अगर आप हार्ट्स के उठा रहे हो तो हार्ट्स, बोथ आर हार्ट्स, तो हार्ट्स टोटल कितने हैं इस 13, सो 13 हार्ट्स, तो 13c2 हो जाएगा, 13 में से कोई भी दो उठा लीजिए। वहीं पे या तो, और जो आपने दो कार्ड उठाए वो इतने तरीके से उठा सकते थे, और दोनों कार्ड्स क्या होंगे, आपके दोनों कार्ड्स क्या हो गए, डायमंड्स, तो 13 ही तो डायमंड्स है ना, 13c2 अपॉन 52c2 प्लस ये कर दिया, दिस शुड बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ही सिंपल सा सवाल है गाइस, अभी आंसर आपका आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे से लिखा है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वींस। तो गाइस सब लोग अपना वीडियो पॉज कीजिए एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वींस। आई होप सब लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, और यू नो आंसर जो है जो भी आ रहे हैं, लेट्स ट्राई टू मैच, ठीक है। सो बोथ आर ब्लैक, तो अगर आपको इसको मैं वेन डायग्रामेटिकली दिखाऊं, अगर मान लीजिए ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कार्ड्स हैं वो दोनों क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो लेट्स से x रिप्रेजेंट्स बोथ आर ब्लैक, कोई बात नहीं। बोथ आर क्वींस, जब वो कहता है बोथ आर क्वींस, तो वैसे आप सोच सकते हैं कि आर दे टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहने मतलब ये कि ऐसा थोड़ी कि ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स, क्योंकि यार ब्लैक कलर की क्वीन भी तो है कि अपने क्लब्स और स्पेड्स जो दो सूट्स हैं उनमें क्वींस हो सकती है ना। तो अगर आप ब्लैक, तो अगर ये दोनों अलग अलग इवेंट होते तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता, दिस प्लस दिस कर देता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। बट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, दे आर नॉट। मतलब ये सेट अलग, ये सेट अलग, ये नहीं है। कुछ पॉइंट्स जो है इंटरसेक्शन के भी है, मतलब कुछ जो पॉइंट्स हैं आपके, या कुछ जो रीजन्स हैं वो एरियाज जो है इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो अगर मैं जैसे वेन डायग्राम के लिए बता रहा था, दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, और ये क्या है, दिस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर क्वींस। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये कौन सा कार्ड होगा, जो ब्लैक भी है और क्वींस भी है। लेकिन जब आप ब्लैक कार्ड्स पिकअप कर रहे थे या ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, तो ये रीजन एक बार काउंट हो गया। वहीं पे जब आप क्वींस का केसेस निकाल रहे थे तो ये रीजन फिर से काउंट हो गया। तो दिस रीजन गॉट एडेड ट्वाइस, तो ऑफकोर्स एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, है ना। जब दोनों जो है साथ में हो रहे हैं, क्योंकि यार x वाले केस में भी वो ऐड हो गया, y वाले केस में भी ऐड हो गया, दो बार थोड़ी चाहिए, एक ही बार चाहिए ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोथ आर ब्लैक। तो वहां से शुरू करते हैं, यहां से पिकअप करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स बीइंग ब्लैक। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। 52 में से आप क्या कार्ड उठा रहे हो, दो, तो यानी कि 52 C2 वुड बी योर सैंपल स्पेस। और दोनों कार्ड जो होने चाहिए वो दोनों क्या होने चाहिए, ब्लैक। सो मेरे पास हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स वी हैव, देयर आर 26। सो 26 C2 वुड बी योर आंसर, 26 C2। 26 में से कोई भी आप दो उठा लेंगे आउट ऑफ 52 C2, दिस वुड बिकम द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। या तो क्या करेंगे, दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए, क्वींस होनी चाहिए। सो 52 C2, और हाउ मेनी क्वींस डू यू हैव गाइस, वी हैव ओनली 4 क्वींस, और चारों के चारों क्वीन में से कोई भी आप दो क्वीन उठा लीजिए। बट यार दो क्वीन, दो दो क्वीन जो आपने उठाई यहाँ पे दिख गई आपको और यहाँ पे दिख गई, ये ब्लैक वाले क्वींस में भी यहाँ पे काउंटिंग हो सकती थी ना, तो डबल काउंटिंग नहीं चाहिए। तो यानी कि माइनस वो वाले केसेस जहां पे आई एम पिकिंग अप दोनों जो क्वींस है वो दोनों के दोनों क्या है, ब्लैक क्वींस है। तो सैंपल स्पेस तो अभी मेरा कितना है, 52 C2, और मेरे पास हाउ मेनी ब्लैक क्वींस डू वी हैव, ओनली 2, और दोनों के दोनों आपको उठानी है। तो 2 C2 ऑफकोर्स होता कितना है, 1। तो दोनों के दोनों को उठाने का कितना तरीका हो सकता है, एक ही तरीका हो सकता है। ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर। आप चाहो तो इसको अच्छे से फॉर्मुलाइज करके आप इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख ही दीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, फिलहाल जस्ट आई एम लीविंग द क्वेश्चन एज इट इज टू यू। दिस इज 26 C2 प्लस 4 C2 माइनस 1। ये वाला केस जो है, दिस वुड बी योर आंसर। आई होप जो ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बोलता है अ बैग कंटेन्स 3 ब्लू बॉल्स। गाइस अब तक जो मैंने किया आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पिकअप कैसे करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, किन चीजों को ध्यान रखते हैं और किन वर्ड्स का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान रखते हुए ये आखिरी क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी का, जब हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है अ बैग कंटेन्स 3 ब्लू बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स। ठीक है, सो यहां लिख देता हूँ 3 ब्लू, कल आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे इसको कलरिंग करता हूँ। ठीक है, सो 3 ब्लू बॉल्स, है ना, 4 ग्रीन, सो 4 ग्रीन एंड 5 रेड, 5 रेड बॉल्स। ठीक है, अब ये ब्लू तो नहीं है बट पर्पल है तो चलेगा ना। ठीक है, ओके, सो 3 आर ड्रॉन, तो टोटल कितने हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 12 है आपके पास। सो देयर आर 12 बॉल्स इन टोटल। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वन बाय वन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप क्या उठा रहे हैं, 3 बॉल्स और ड्रॉन, तो 12 है, तो 12 में से आप कोई भी 3 उठाएंगे, सो 12 C3। अब 12 C3, 12 मतलब 12 में से कोई भी 3 उठाएंगे, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 12 C3। नाउ पहला क्वेश्चन है द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स ना, तीनों की तीनों बॉल्स क्या है, अलग अलग कलर्स की हैं। तो मतलब एक ब्लू है, एक ग्रीन है और एक रेड है, तो क्या बन जाएगा, 3 में से कोई एक ब्लू, 4 में से कोई एक ग्रीन और 5 में से कोई भी एक रेड। सो दिस वुड बी योर आंसर। I hope it is clear. I'm not doing the calculation part. You can post the answers in the comment section. जो भी आप calculation यहाँ पे कर रहे हैं। Second question है two are blue and one is green. तो of course मेरा sample space तो 12 C3 रहेगा, क्योंकि 12 में से कोई भी आप 3 उठा रहे हैं, so sample space मेरा 12 C3 है।
2 आर ब्लू एंड 1 इज ग्रीन, तो 3 में से 2 ब्लू होने चाहिए, सो देयर आर 3 ब्लूज, सो 3C2 एंड 5, सॉरी कितने ग्रीन है, 4 ही ना, है ना, तो क्या होगा 4C1 हो जाएगा, राइट, सो 4C1, ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, अभी वो सेम कलर वो कौन सा कलर है हमें नहीं पता ना, तो अब वन बाय वन कर सकते हैं, जैसे कि 12C3 और तीनों के तीनों ब्लू हैं, तो 3C3, या फिर 12C3 में से तीनों के तीनों ग्रीन है, तो 4 में से 3 ग्रीन उठा सकते हैं, या फिर 12C3 और तीनों के तीनों रेड है, तो 5 में से कोई भी तीन उठा लीजिए, ठीक है, तो दिस वुड कवर योर आंसर्स, ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ इट, अगर नहीं है किसी भी पॉइंट में क्लियर नहीं है तो कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दी कमेंट सेक्शन, या फिर आप नीचे भी क्वेश्चंस को अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर पे भी उसको पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला एक टॉपिक दैट आई वांटेड टू पिक अप, यू नो, जो इसी प्रोबेबिलिटी में आएगा, तो ये जो टॉपिक है इसका सब टॉपिक समझ लीजिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है ना, अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या करते थे कि रैंडम एकदम फ्री हैंड मिलता था कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ दिस, व्हाट इज द चांसेस ऑफ दैट, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपका जो सैंपल स्पेस है वो उतना एग्जॉस्टिव नहीं हो पाता है। कहीं आपको मैंने एग्जॉस्टिव का मतलब समझाया था कि सारे दुनिया में जितने भी पॉसिबिलिटीज होते हैं सबको सबको आप इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, जबकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक आपका जो एक कुछ एक कंडीशन दे देता है जिससे ना आपका सैंपल स्पेस कंस्ट्रेंट हो जाता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइस की बात करूं, तो ए रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6, इवन आउटकम्स क्या हो सकते थे, 2 4 या फिर 6, ऑड आउटकम क्या हो सकते थे, 1 3 5, प्राइम आउटकम्स क्या हो सकते थे, 2 3 5, कंपोजिट आउटकम्स क्या हो सकते थे, 4 या फिर 6, ठीक है, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब आप सोचिए मैंने यहां से आपका क्वेश्चन इधर से ब्रेक करता हूँ, ठीक है, मैंने अगर क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो आप कहते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, जिसमें से इवन कितनी बार है, 3 बार है, सो 3 आउट ऑफ 6 इज माई आंसर, यानी कि 50% चांस है, 3/6 कितना होता है, 1/2 ना, 50% चांस है इवन आने का व्हेन यू रोल अ डाइस, ये तो रैंडम क्वेश्चन हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन क्या बनाऊंगा और मैं लिखूंगा कैसे उसको मैं बता देता हूँ, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मान लीजिए मैं क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर गिवन दैट द आउटकम इज प्राइम, मतलब वो कह रहा है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आप आंख बंद करके आपको नहीं दिखाया, मैंने एक डाइस रोल कर दिया, और मैंने डाइस रोल कर दिया और मैंने बोला, और आपने बोला आउटकम क्या आया, तो मैंने बोला पता नहीं, बट पक्का प्राइम नंबर आया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला प्राइम नंबर आया तो आपके दिमाग में सारे चॉइसेस आ गए प्राइम नंबर्स की, यानी कि या तो 2 आया होगा, या तो 3 आया होगा, या फिर 5 आया होगा, राइट, ये दिमाग में आपके आ गया, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आया और वहीं पे मैंने पूछ लिया, नाउ अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर आने के केसेस क्या, क्योंकि तब अब मेरे पास जो आपका सैंपल स्पेस था वो 6 के 6 पॉसिबिलिटी तो नहीं रह गए, क्योंकि आपके दिमाग में सैंपल स्पेस छोटा हो चुका है, सैंपल स्पेस क्या बन चुका है, 2 3 या फिर 5, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया कि अब इवन आने के चांसेस क्या है, तो आपने बोला कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 3, और उसमें से इवन 3 कौन से 2 3 या फिर 5 ना, क्योंकि प्राइम नंबर्स यही हो सकते थे अपने, जब आप डाइस रोल करते हैं तो 2 3 5, तो उसमें इवन आने के चांसेस कितने हैं, एक बार, तो 1 आउट ऑफ 3। अब मैं लिखूंगा कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर गिवन दैट द आउटकम इज प्राइम, तो इसको ना ई डिवाइड बाय पी पढ़ने की कोशिश ना करें, दिस इज ई गिवन पी। आई होप यू गेट दिस गाइस। जैसे कि अगर मैं एक और क्वेश्चन बनाऊं, आप अपने हिसाब से भी अलग अलग क्वेश्चन अपने दिमाग में मेंटली बना सकते हैं, तो मैं हटाता हूँ, और आपसे मैंने अगर पूछा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बट आप सोचिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ पी, O represents odd ना, and P represents prime, इसका मतलब क्या है, probability of getting an odd number given the outcome is prime, probability of getting an odd number given that the outcome is prime, so outcome is prime यानी कि 3 possibilities आ गए, यानी कि outcome prime आ चुका है, और odd उसमें कितनी मारेगा इस, तो 2 बार, so 2 out of 3 would be your chances। I hope it is clear। वहीं पे probability of P given odd क्या होगा, तो odd भी कितने केसेस हैं, 3, तो प्राइम उसमें कितनी बार है, अगेन 2,
सो 2/3। बट ये गाइस ये गलती मत समझना कि ये तो इसमें दिख रहा है भाई ओ गिवन पी एंड पी गिवन ओ इज सेम, ऐसा नहीं है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो वही चीज, यही थॉट प्रोसेस जो है बेस थ्योरम को जन्म देता है। सो बेस थ्योरम क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। सो ये जो है आपका बेस थ्योरम का पॉइंट है, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन था, आपको याद है ये वाला क्वेश्चन था ना मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर गिवन द आउटकम इज प्राइम, उसके लिए आपने आंसर क्या निकाला था? 1/3 ना। उसी को मैं फॉर्मूला के थ्रू कैसे करूं? यहाँ पे मैं पहले वैल्यूज रख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन पी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, है ना। तो पहले डिनोमिनेटर पे काम करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या है? 2, 3, 5 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। सो कैन आई से 3 आउट ऑफ 6 चांसेस हैं प्राइम नंबर आने। अच्छा, ऊपर पे काम करते हैं अभी। ई इंटरसेक्शन पी क्या होता है? ई इंटरसेक्शन पी यानी कि इवन एज वेल एज प्राइम। तो पूरे डेटा में देखिए इवन भी हो और प्राइम भी हो, एक ही नंबर है ना 2, तो यानी कि 2 आने के चांसेस क्या है? तो आप बोलेंगे 1 आउट ऑफ 6। उसको डिवाइड करेंगे तो 6 एंड 6 कैंसिल होगा, इवेंचुअली आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1/3, 1/3, एक ही बात है। आई होप इट इज क्लियर गाइस, है ना, ये बात क्लियर हो रही है। अब इसी थॉट प्रोसेस पे आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर्स, यानी कि जो घर से कॉलेज की तरफ जाते हैं, एंड रिमेनिंग आर हॉस्टलाइट्स, रिमेनिंग जो है हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। रिमेनिंग यानी कि 70%। वो कह रहा है 80% ऑफ द डे स्कॉलर्स स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन, मतलब 80% जो है उनसे उनमें से डिस्टिंक्शन स्कोर किया, एंड 90% द हॉस्टलाइट स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन। आपको एक स्टूडेंट मिला, उसका नाम है अमर, ही स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन हॉस्टलाइट? तो गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, डिफरेंट लग रहा होगा, बट जो बेसिक कोर ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो तो चेंज नहीं होगा ना, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगा, तो आप उसी थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करते हुए आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो पहले मेरा सैंपल स्पेस क्या है? यही करते हैं ना गाइस आप हमेशा, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स की क्या क्या इवेंचुअली हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेसिकली, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन हॉस्टलाइट। तो अमर जो है उसको सिर्फ हमको ये गिवन है, दिस इज एन आउटकम, दिस इज द कंडीशन सॉर्ट ऑफ, दिस इज एन आउटकम, हमको ये दिया हुआ है कि ही हैज अ डिस्टिंक्शन। बट हमें ये नहीं पता कि यार वो डे स्कॉलर है या फिर हॉस्टलाइट है। तो अभी हमको जब मैं टोटल पॉसिबल आउटकम सोचता हूँ तो क्या दिमाग में आता है कि यार वो तो डे स्कॉलर हो सकता है या फिर हॉस्टलाइट हो सकता है। तो दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी तो है नहीं, अगर होती तो उसको भी इंक्लूड कर देते। तो डे स्कॉलर्स कितने हैं? तो मान लीजिए सी इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो 30% जो है डे स्कॉलर्स हैं और 70% ऑफ द सी आर डेज। तो या तो वो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी वो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपके 80% ऑफ द डे स्कॉलर्स हैव स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन, यानी कि इसका भी 4/5 इज द डिस्टिंक्शन, मतलब इसके इस नंबर के 4/5 में वो हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है, या फिर इसके नंबर के 9/10 में हो सकता है। वो 9/10 क्यों कह रहा हूँ? 90% ऑफ होस्टलाइट्स हैव स्कोर्ड डिस्टिंक्शन। तो या तो वो इस कैटेगरी में फॉल करता है या फिर इस कैटेगरी में फॉल करता है ना। मैं से पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन हॉस्टलाइट, ऑफ कोर्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हॉस्टलाइट, तो दिस वुड गो ऑन टॉप, क्योंकि आपका जो फेवरेबल आउटकम्स है वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से ही निकालते हैं ना। सो यानी कि दिस वुड गो इन द न्यूमरेटर, यानी कि क्या बन जाएगा? 7/10 ऑफ सी टाइम्स 9/10। बाकी सी सी तो इवेंचुअली कैंसिल होगा, उससे वो फर्क नहीं पड़ता है। तो और बाई 10 भी, चलो इसको 8/10 लिख दीजिए ताकि हर जगह बाई 10 हो जाए, है ना। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो बाई 10 भी उड़ा रहा हूँ, दिस इज 63 ऊपर, नीचे का 24 प्लस 63, 24 प्लस 63, ठीक है। दिस इज हाउ मच गाइस, 63 अपॉन 87, है ना। 3 से आप एट मार्क्स उड़ा सकते हैं, तो 3 is 21/29, है ना, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो 21/29 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज एन हॉस्टलाइट। तो गाइस बात आंसर की नहीं है, हमको मैं आपको इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और दे सकता हूँ, बट बात इस बात की है कि यार यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है किस तरह से सोच रहे हैं। हमने सबसे पहले फिर से सैंपल स्पेस ही निकाला और सैंपल स्पेस में से ही अपने फेवरेबल आउटकम्स चुने, यही करते हैं ना गाइस हमेशा से। जैसे आपके लिए मैं अभी होमवर्क एक क्वेश्चन पिटअप कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 जार्स हैं, जार 1 एंड जार 2। जार 1 में मान लीजिए 5 रेड और लेट्स से 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है।
और इसमें जार 2 में 6 रेड और 7 ग्रीन मार्बल्स है। ठीक है, आपने क्या बनाया, यू टुक अ मार्बल, यू टुक आउट अ मार्बल, आग बंद करके, ठीक है ना, टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी, लेट्स से ग्रीन। ठीक है, आपने एक मार्बल उठाया आंख बंद करके, आपने देखा कि इट इज ग्रीन। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज पिक्ड अप फ्रॉम जार 1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज पिक्ड अप फ्रॉम जार 1? गाइस इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है या फिर अनअकैडमी जस्ट कैट चैनल पे मुझे लिखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज पिक्ड अप फ्रॉम जार 1, क्योंकि हम लोग कहीं से उठा सकते थे ना। आपने उठाया आंख बंद करके एंड यू सॉ दैट इट इज ग्रीन, व्हाट आर द चांसेस दैट इट वाज पिक्ड अप फ्रॉम जार 1? चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज करके भी देख सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा हुआ है। ठीक है, आई होप टू सी एज मेनी रिस्पॉन्सेज एज पॉसिबल ऑन द अनअकैडमी जस्ट कैट का दीपक सर जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो भी इट इज गुड एनफ। ओके गाइस, तो लेट्स वाइंड अप टुडेस क्लास। और आपको बता देता हूँ कि 15 नवंबर से वे लॉन्चिंग अनअकैडमी प्लस का अपना ये फॉर कैट 2021, दिस इज कैट 2021 के हम लॉन्चिंग ए बैच ऑन प्लस, ठीक है, विच इज स्पेशली एम्ड एट स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2021। और वहां पे विल बी स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक, एकदम बेसिक टू एडवांस जो है। आफ्टर एवरी 3 सेशंस वी आर कंडक्टिंग ए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, तो आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। और हर 3 सेशन के बाद इसलिए रखा है ताकि जो है चीजें ज्यादा पाइल अप ना हो गई, ठीक है। तो 15 नवंबर 7 PM गाइस, दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो 2021 इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर कैट 2021 एनी बैचेस, सो अरिथमेटिक इज द बैच, अरिथमेटिक बैच जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑन 15 नवंबर, दैट इज आई थिंक इट इज गोइंग टू बी संडे या सैटरडे, आई थिंक इट इज सैटरडे और संडे, इनमें से कुछ एक है, नॉट श्योर, बट 15 नवंबर इज द डेट, 7 PM। ठीक है, चेक कर लेते हैं ना, मुझे पता भी नहीं है ना। सो या इट इज सैटरडे, सो सॉरी संडे, इट इज संडे। सो संडे है तो आई थिंक एवरीबडी वुड बी फ्री। तो 2021 का बैच फॉर अरिथमेटिक ऑन प्लस guys, so this is one thing that you can look forward to, and we are conducting all the revises on YouTube, alright guys। और दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, इसके आगे आप दीपक सर लगा देंगे तो आप जो है वहां पे क्वेश्चंस मुझे पोस्ट भी कर सकते हैं, यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस और क्वेरीज वहां पे। ठीक है गाइस, तो आपको करना क्या है, सीधा जाके प्ले स्टोर पे जाके लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। गाइस कोई भी बंदा किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एवरीबडी हैज दिस एप्लीकेशन, तो यू मस्ट आल्सो हैव। ठीक है, तो मैंने फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। यू मस्ट बिकम सीरियस टुवर्ड्स अ प्लस कोर्स, बिकॉज वहीं पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देखने को मिलेगी, वहीं पे आपको एक कॉम्पिटिटिव सेंस आपको फील होगी, बिकॉज तब आप देखते हो कि बाकी लोग आपके साथ किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। Are you guys getting it? तो अगर आप सीरियस हो नेक्स्ट ईयर एडमिशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एडमिशन के, देन सीरियसली कंसिडर जॉइनिंग प्लस। कैट वुड बी अ प्रीफर्ड कोर्स व्हेन यू सब्सक्राइब। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप कैट 2021 देख रहे हैं, देन 24 मंथ्स का कोर्स इज हाईली रिकमेंडेड, ठीक है, फ्रॉम माय एंड। ठीक है, और क्यों मैं भी ये भी बता चुका हूँ। 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड DJ10, दिस इज द कोड दैट यू मस्ट यूज। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइमलाइन सब एग्जाम्स के अलग अलग है ना, इसलिए आपको सारे रिटन एग्जाम्स इसी प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर कैट बिगड़ गया तो कैट के बाद 2 महीने बाद आपका जैट है, रादर 1 महीने के बाद ही जैट है, उसके 2 हफ्ते बाद स्नैप होता है, उसके तीन तीन महीने के बाद आपका महाराष्ट्र सीटी होता है। ये सारे भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स है, यहाँ पे भी वी कैन फाइट बैक एंड वी कैन गेट इनटू अ गुड डिसेंट कॉलेज। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज, इनके लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी। कॉस्ट इज नॉट हाई गाइस, इनके कंपैरिजन में आप देखेंगे इट इज टू लेस अ मंथ। ठीक है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, सो इसमें से अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो कैन यूज दिस कोड DJ10। ठीक है, इसको आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि प्लस में क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लाइव क्लासेस एंड इंटरेक्शन विद द एजुकेटर तो वो तो है ही डेफिनेटली। उसके बाद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, ठीक है, मतलब जो आपको मैं बता रहा था कि हाउ अदर्स आर परफॉर्मिंग है, बिकॉज अल्टीमेटली जो कॉल आती है ना, वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल्स, परसेंटाइल के बेस पे कॉल आती है ना, इसके हाउ अदर्स आर परफॉर्मिंग। ठीक है, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ प्रिपरेशन वाइज बाकी लोगों के कंपैरिजन में, वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, वो भी टाइम फॉर्मेट। ठीक है,
और टेस्ट सीरीज और एनालिसिस, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उनका एनालिसिस हम लोग साथ में देंगे गाइस, हम साथ में करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज टुगेदर। और जैसा आपको मैं बता रहा था, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस अपने प्रोग्राम में मैंने हर 3 सेशंस के बाद वी हैव कंडक्टिंग ए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सो दैट थिंग्स डोंट गेट पाइल्ड अप यार, पूरा टॉपिक बेसिक टू एडवांस अच्छे से क्लियर हो जाए, नो स्टोन इज लेफ्ट अनटर्न्ड। ठीक है, तो फिर से ये सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। 24 months का कोर्स फॉर कैट 2021, ठीक है, एंड 10% ऑफ के लिए यूज द कोड DJ10। सो DJ10 इज द कोड दैट यू मस्ट यूज टू अवेल 10% instant off। ठीक है, so that is the code 10% off। So I'll see you tomorrow guys, thank you so much।